श्रृंखला चलती रहे और सीधा मंगलाचरण के साथ ही अपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। राजेश जी खांसी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है तो प्लीज अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। राजेश सर, विवेक जी, अ, सर अभी स्क्रीन अभी स्टार्ट नहीं हुई, मुझे लगता है फिर से आउट करके करना पड़ेगा। जी, शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, अभी शेयर नहीं हुआ है। फिर से कर लेते हैं। अभी ठीक है। अभी भी नहीं हुआ है। अ, वो सर्कल चल रहा, बफरिंग चल रहा है। ये विजिबल है, दिख रहा है। नहीं, अभी जो आप शेयरिंग कर रहे हैं वो हैज स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग लिखा आ रहा है आप पे। ठीक है, हम दोबारा से कोशिश करते हैं। अभी ठीक है। समय ले रहा है सर, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, वही सेम कंडीशन। हमारी आवाज ठीक आ रही है। हाँ, आपकी आवाज बराबर आ रही नेट तो ठीक है। कि अमित जी पटेरा भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सर का भी मैसेज आया था कि वो भोपाल से लौट रहा है, वो अभी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है, तो गाड़ी से ही ज्वाइन किए। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कंप्यूटर स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम में। जी, अभी 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 दिख रहा है। हम्म, वही सर, सेम कंडीशन है कि स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग लिखा आ रहा। हम सजल जी के साथ शेयर कर देते हैं फिर पीपीटी ना। सजल जी कर पाएंगे वहां से अगर। हाँ, कर देंगे सजल, आप बैकअप ले लीजिएगा। जी, हमने शेयर किया है सजल जी के साथ। तब तक हम मंगलाचरण से शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, और समय हो चला है और हम सीधे मंगलाचरण के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो हमारे बीच अमित जी पटेरा से जुड़े हुए हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आज के मंगलाचरण का वाचन करें। अमित सर, आप अपने आप के लिए अनम्यूट कीजिएगा। कोई भी चार पंक्तियों का वाचन आप कर सकते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोली महावीर भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज के
शिक्षण कार्यक्रम कम्युनिकेशन स्किल को गति प्रदान करने के लिए सम्मानीय प्रशिक्षक दीपक सर मैं अनुरोध करूंगा वह आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान सम्मान। जी धन्यवाद नीरज जी। अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी स्क्रीन दिख रही है। जी धन्यवाद नीरज जी। तो आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान शिक्षा समृद्धि के एक सुंदर मंच पर और कार्यक्रम में कम्युनिकेशन स्किल संवाद की कला में। हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक कमल डाबावाला जी भी हैं, तो सर उनकी अभी अनुमति लेते हुए हम मेन कार्यक्रम को स्क्रीन शुरू दिख करते रही है लेकिन पीपीटी हट गई है। मेन स्क्रीन दिख, हाँ आप दिख रही हैं। जी जी धन्यवाद आप सभी का। और ये आपका अपना समय देने के लिए, अनमोल समय देने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए हम शुरू कर रहे हैं संवाद की कला। तो बात करते हैं हम जब संवाद की। संवाद क्या होता है? संवाद कम्युनिकेशन क्या होता है? इस पर हम कुछ विचार अपने व्यक्त करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि हम ये सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, आपस में अपने विचार अवश्य रखेंगे, अपनी बातें अवश्य बताएंगे, हम क्या समझते हैं सोचते हैं वो चर्चा हम अवश्य करेंगे आपस में। ठीक है, तो अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, जब हम सुनते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए, है ना, बात कहने की कला ये एक कला है, आर्ट है, ऐसी बहुत सारी बातें हम सुनते हैं और हमारे मन में बातें आती भी हैं। और हम बहुत सारी बार ये भी सोचते हैं कि ये सब हमें आता तो है, हम करते तो हैं, पर इससे बेहतर, बेहतरीन और बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं? जैसे कहने वाले बहुत सारे सुंदर तरीके से बातें कहते हैं, तो हम भी वह बातें किस तरीके से कह सकते हैं या अपनी बातें किस तरीके से कर सकते हैं? वही कुछ बातें हम वो चर्चा यहाँ करने का प्रयास करेंगे, आपस में समझने का प्रयास करेंगे। और अपने कार्य में जो हम विद्यालय के संचालक होने के नाते जो भी हम ये कार्य करते हैं उसमें कैसे हमें सहायता कर सकती है, मदद कर सकती है, हमारे सोचने का तरीका बदल सकती है, वो एक प्रयास है यहाँ पर आप सभी के साथ मिलकर। तो ये संवाद की कला की बात अगर हम करें तो संवाद संवाद बहुत सारे तरीके का हो सकता है, लेकिन अगर हम ये 4 फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं तो आप सभी के मन में क्या विचार आता है? इनको देखने के बाद अलग अलग तरीके के हमें कुछ एक्सपीरियंसेस याद आते हैं, हमें अलग अलग तरीके के अनुभव याद आते हैं, क्या हमें अलग अलग तरीके की बातें याद आती हैं, क्या हमें अलग अलग तरीके की कहानियां याद आती हैं इन 4 फोटोग्राफ्स को देखकर? ये हम अवश्य आपसे बात करना चाहेंगे। तो आ, कौन है हमारे मित्र जो बताना चाहेंगे इससे रिलेटेड कोई अपनी बात, कहानी? ये जो फेशियल एक्सप्रेशन हमने देखे, इससे हमें क्या याद आया या हमने क्या समझा, क्या फीलिंग आती है? जी कोई भी मित्र। जी दीप्ति जी, स्वागत है। जी अनिल जी। अनिल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ सर जी, जैसे हम में बहुत डर बना रहता है। जैसे हम किसी से चर्चा करना चाहते तो हम स्टार्टिंग नहीं कर पाते। हमें कि सामने वाले से किस ढंग से बात करें कि उसको हम अपनी पूरी बात समझा सके। हम बीच बीच में या डिस्टर्ब हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, कुछ नहीं समझा पाते। जी, तो ये जो फेस आप देख पाए, फोटोज देख रहे थे, इसमें कोई ऐसा फेस था जो आपको बहुत पसंद आया, जिसने आपको अट्रैक्ट किया? नहीं देख पाए, जी इसे शेयर फेस कर नहीं देख लेते पाए। स्क्रीन। जी आप सभी के लिए फिर से एक बार हम ओपन कर रहे हैं। पीपीटी। अट्रैक्ट करने वाला फेस तो हैप्पीनेस है। हाँ जी, सबसे अच्छा हैप्पीनेस। जी। और दूसरा कोई नहीं है? दूसरा
दूसरे में एंगर आएगा, एंगर आना चाहिए पहले कि हमारे अंदर कुछ सीखने की क्षमता या यहाँ पर जी। और जी विवेक जी कुछ कह रहे हैं? तो वही कर रहा है। बाकी ये सारी चीजें हम गुजरते रहते हैं। कभी प्रसन्न होते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, कभी एंगर आता है, कभी फियरफुल होते हैं। निरंतर हमारे साथ ये चलता रहता है। पर जो चीज हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो तो यही है हैप्पीनेस, क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य ही खुश रहना है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव है वो हैप्पीनेस है जी। रश्मि जैन जी। जी रश्मि जी भगवा। ये अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जैन जी, हाँ जी। सर सबसे अट्रैक्ट करने वाला जो एक्सप्रेशन है वो हैप्पीनेस ही है। बाकी यदि मतलब यदि कम्युनिकेशन के संदर्भ में देख रहे हैं तो सभी एक्सप्रेशन अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करते ही हैं। जी। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? हैप्पीनेस। मुस्कुराता चेहरा। जी, स्माइलिंग फेस। जी अभिनंदन जी। हाँ हाँ, एक्चुअली मेरे ख्याल से ये जो है, जो बेसिक टेंडेंसीज हैं हमारी, ये व्यक्त करती हैं। जी। और नेचुरली जो फेशियल एक्सप्रेशन में सबको जो प्रिय होता है वो किसी का हंसता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है, मुस्कुराता हंसता हुआ। जी। और यह एक पॉजिटिव और अच्छा इफेक्ट भी छोड़ता है। यदि हम किसी व्यक्ति के सामने मुस्कुराते हैं या हंसते हैं तो सामने वाला चाहे कितने ही क्रोध में हो, गुस्से में हो या मनमुटाव की स्थिति हो, वो भी न चाहते हुए भी मुस्कुरा ही देता है। बिल्कुल। तो संवाद को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है हमारा वेलकमिंग फेस, है ना। तो ये चार जो हम फेसेस देख रहे हैं हमारे दिन में या कभी ना कभी होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। मुस्कुराते भी हैं हम, कभी गुस्सा भी होते हैं, कभी दुखी भी होते हैं, है ना। कभी कभी हमें डर भी लगता है, जैसा अभी अनिल जी भी बात कर रहे थे। तो ये हमारा, अभी हम अगर बात करें, अगर हम छोटा सा एक एक्टिविटी करें सभी, और बिना शब्दों के हम अपनी बातें, अपनी भावनाएं प्रदर्शित करना चाहें, तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहेंगे 2 से 3 मिनट की आप सभी के साथ। और आप सभी को पार्टिसिपेशन करना है। और इसमें मजे की बात ये रहेगी कि एक मित्र इस स्क्रीन पर अपनी बात अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ या हाथों के इशारों के साथ रखेंगे, और इसमें शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और क्या वो कहना चाह रहे हैं दूसरा कोई भी मित्र वो बता सकता है। तो शुरू करेंगे ये एक्टिविटी, बहुत ही मजेदार है। तो सबसे पहले कौन शुरू करना चाहेंगे? जी अभिनंदन जी, आप करना चाहेंगे? सर प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं जी, पाया। हम फिर से बता देते हैं। एक्टिविटी है कि हम आपस में एक गेम खेल रहे हैं, और हमें जी, अपने मन के विचार या कोई भी बातें फेशियल एक्सप्रेशन से या इशारों से बतानी है। हम उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और एक-एक अच्छा करके हम सभी अपनी बातें रखेंगे इस प्रकार से, और बाकी मित्र कोई भी उसको पहचान कर बता सकते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। जी जी। मजा आएगा। केवल फेशियल एक्सप्रेशन और इशारे, हाथों 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 के से, इशारे। या मतलब जेस्चर हाँ से जी, कर हाँ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो बढ़िया चीज है ये। बताइए जी रजनीश जी, क्या कह रहे हैं अभिनंदन जी आपसे? अनिल जी। हम और आप सब मिलके रहें। और कोई मित्र? जी दीप्ति जी।
हम साथ साथ हैं। सब साथ हैं जी। रजनी जी आप देख पा रहे हैं? जी विवेक जी। आप म्यूट हैं। जी जी। हम और आप खुश रहें, ऐसा कुछ ऐसा साथ जी अमित साथ जी, हैं सब। सब साथ साथ हैं जी। जी रश्मि जैन जी भगवा, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हम और आप मिलकर रहें। जी जी अभिनंदन जी क्या कहना चाह रहे थे आप वैसे? जी लगभग यही सेंस है, हम्म, हम आपके साथ हैं। हम सब या साथ हैं, हम हम साथ आपके साथ साथ हैं। जी। तो ये एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। अगर हम शब्दों का प्रयोग ना करें तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, को बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो हम इस प्रकार से और भी आगे बातें करेंगे कि कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ किस तरीके से हम इसको और बढ़ावा दे सकते हैं, उनके सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए भी काम आएगा। जी विवेक जी आप करना चाहेंगे कुछ एक्ट? जी जी अमित जी क्या कह रहे हैं विवेक जी? बहुत अच्छा, थैंक यू। जी राजेश जी आप देख पा रहे हैं उधर से? ट्रैवल कर सर रहे मैं हैं? नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, थोड़ा शायद डिस्टरबेंस हो रहा है। जी 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 रश्मि जी। एक बार फिर से करके दिखाएगा, सही से जी साफ नहीं आया। अच्छा है हम सब मजबूत हैं। जी और जी अभिनंदन जी क्या कह रहे हैं विवेक जी? इसका मतलब बढ़िया है। सॉरी। निधि जी भी हमारे साथ, तो वीडियो जरूर ऑन कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं उधर से। जी अमित जी कुछ करना चाहेंगे? म्यूट है। जी रश्मि जी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को? खुश रहना। खुश रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बातें करें कि हम कम्युनिकेट करते हैं तो इशारों से भी कर सकते हैं। जी आपका थोड़ा सा रुक कर आ रहा है। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं और हम फिर से शेयर कर लेते हैं। ये विजिबल है क्या? स्क्रीन हमारी नजर आ रही है पीपीटी? यस सर। जी अभी हमने जैसे बातें की, अभी जो एक्सप्रेशन दिखाया, अपने विचार और भावनाएं या जानकारियां सबसे इंपॉर्टेंट है। विचार और भावनाएं तो व्यक्तिगत होती हैं, लेकिन जानकारियां प्रोफेशनल वे में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम जो भी काम करते हैं उससे संबंधित जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति या समूह, हो सकता है कि हम वन टू वन किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर समूह की बात करते हैं कि किसी एक ग्रुप के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हो सकता है वो टीचर्स हो सकता है बच्चे हो सकता है पीटीएम के अंदर हम कर रहे हैं। तो वहां तक हम कैसे अपनी बातें पहुंचाएं, अपने विचार पहुंचाएं, उसके लिए आवश्यक होता है कम्युनिकेशन, संवाद, बातें करना, है ना। चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन से पहुंचा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं फेस के साथ,
या फिर हम अपनी बातें कर रहे हैं, या फिर हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रिटन में, ठीक है। तो इस तरीके से संवाद बोलकर, लिखकर या इशारों के माध्यम से, किसी भी तरीके से हो सकता है, बट सबसे इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन क्या रहने वाला है वो हम चूज करते हैं, वो हमें चूज करना होता है ना। हमें अपनी ऑडियंस को देखकर या अपने माहौल को देखकर या उस संवाद की महत्ता को देखकर, ये कितना इम्पोर्टेंट है वो संवाद। तो आपका जो संवाद होगा या कम्युनिकेशन हो सकता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले विद्यालय के संचालक होने के नाते होता है हमारे साथी शिक्षकों के साथ। जो भी हमारे साथी शिक्षक मित्र पढ़ाते हैं हमारे साथ, उनके साथ संवाद होता है। तो उसमें हम क्या क्या इम्पोर्टेंस है उस संवाद के लिए, हमारा क्या विजन है, विद्यालय के संचालक होने के नाते हमारा इस साल का क्या विजन है, या अगले 5 साल का क्या विजन है, या अगले 10 साल का क्या विजन है, हमने क्या गोल डिसाइड किए हैं, मैंने क्या गोल डिसाइड किए हैं, अगर ऐसा पर्सनली किया है और फिर हम अपने ग्रुप के साथ, अपनी टीम के साथ साझा कर रहे हैं, तो वो विजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीम लीडर का काम यही होता है कि वो अपनी टीम के साथ अपने गोल्स, अपने जो भी एम्स हैं, जो भी विजन है, वो क्लियर करके चले, बताकर चले कि हम करना क्या चाह रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन के लिए जितनी भी आवश्यक बातें होती हैं, है ना, जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी चर्चा करने के लिए आवश्यक होता है, उनकी योजनाएं बनाने के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि अगर बहुत अच्छी और क्लियर कट योजना बनाई जाए, है ना, आपकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से की जाएगी, तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से होता है ना। उसके बाद छात्रों के लिए, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनको किस तरीके से उनका विकास हो, उनको हम अलग अलग तरीके की चीजें सिखा सके ताकि उनके जीवन में काम आए, उनके पर्सनल लाइफ में काम आए, उनके आने वाले प्रोफेशन को चूज करने में उनको काम आए, या वो कोई कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, तो उसके विषय में हम संवाद करते हैं। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है, जो हम आज दे रहे हैं उससे एक स्टेप अप, उससे एक बेटर्स हम कैसे अपने एजुकेशन को दे सकते हैं, यानी कि पढ़ाने के किस तरीके से पढ़ाने के तरीके बदल सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स हम ले रहे हैं, शिक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं, अलग अलग जगह विजिट करके हम लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो हम जब हम कहीं से एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, अनुभव लेकर आए हैं, तो वो अपने साथी मित्रों के साथ भी साझा करना होता है ना। जैसा कि हम कभी कहीं जाते हैं, कोई ट्रैवल करके आए, तो हम सबको बताते हैं ना, हमने ट्रैवलिंग किया, यहाँ रुके, इस तरीके से कार्य किया। तो जब भी हमने ऐसी कोई कोई नई चीज देखी या ऐसा कुछ देखा जिससे बेहतर हो सकता है स्कूल या हमारी शिक्षा, तो हम वो साझा करते हैं। तो अपने साथी मित्रों के साथ साझा करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है हम अपने साथी शिक्षकों के साथ संवाद करते हैं। दूसरा स्टेप होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं। पहला क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि वो अपने बच्चे को हमारे यहाँ लाए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करें, हम उन्हें क्लियर कट बताएं कि क्या बच्चे का प्रोग्रेस चल रहा है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं बच्चे की, किस तरीके से और आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, वही अभिभावक अगर वो अच्छे तरीके से संतुष्ट हो जाता है, तो वो हमारे लिए वर्ड ऑफ माउथ का काम करता है और दूसरे लोगों को हमारा रेफरेंस देता है। तो वर्ड ऑफ माउथ से हमारी पब्लिसिटी बढ़ती है। तो क्या होता है कि संवाद स्थापित करने के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि हम उनकी बातों को समझें। अभिभावक, पेरेंट्स, क्या एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है उनकी विद्यालय से, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है शिक्षकों से, उनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से क्या है। कई बार, बहुत सारी बार उनको ये क्लैरिटी नहीं होती, उनको ये पता नहीं होता कि मेरा बच्चा स्कूल जा तो रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है। बहुत सारे आपने देखा होगा अभिभावकों के साथ होता है ऐसा। बहुत सारे अभिभावक उसके अंदर बहुत ज्यादा रुचि भी नहीं लेते, कई बार पढ़ाई में बच्चा किस प्रकार का चल रहा है, उनके साथ संवाद कैसे स्थापित किया जाए। बहुत सारी बार पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना। वो अपने बच्चे को समझते लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो उसको जज नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा किस लेवल पर है और वो उसकी प्रोग्रेस क्यों नहीं आ रही। तो वहां कहीं ना कहीं हमें ब्रिजिंग करनी होती है, बहुत आवश्यक हो जाती है कि हम ये समझा पाए कि बच्चे का लेवल कहाँ पर है और धीरे धीरे प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें शिक्षा के महत्व को, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक जैसे विजय सर बहुत सारी बार कहते हैं कि
एक पढ़े लिखे माँ बाप का बच्चा कभी अनपढ़ नहीं होता, है ना। तो कई बार समाज में हमारे आसपास हमने देखा है, अनुभव किया है कि बहुत सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो एक अच्छी चीज है, आने वाली जनरेशन के लिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें उतना ज्ञान भी नहीं है और बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते। उनको किस तरीके से हम प्रेरित कर सकते हैं? या बहुत सारी बार हमने देखा है कि हो सकता है कि पिता पढ़े लिखे हैं, माता शायद उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। तो उनके लिए ऐसे कौन से कार्यक्रम हम चला सकते हैं कि हम उनको भी लिटरेट करें? और अगर माता पढ़ना लिखना सीख जाएं तो अपने बच्चे को वो ज्यादा पढ़ने में मदद करेंगी, पढ़ाने में मदद करेंगी और रुचि भी लेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए विद्यालय चलाते समय, कि हम कैसे समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो अभिभावकों के साथ किस प्रकार हम लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं, है ना। और अभिभावक अपने बच्चे का, एक तो बहुत सिंपल है, देखिए हम लोग पीटीएम करते हैं, हम लोग रिजल्ट दे देते हैं, पेरेंट्स क्या आंकते हैं कि मेरे बच्चे का कितना परसेंटेज आया, हाँ, या दूसरा बच्चा उसका फ्रेंड है उसका कितना परसेंटेज आया, उसके कंपैरिजन में कितने तुम्हारे मार्क्स आए, है ना, या टॉपर के कितने मार्क्स आए, तुम्हारे कितने आए। ये आकलन बिल्कुल अलग तरीके का है, ये गलत है एक्चुअली। हमें बच्चे के निरंतर विकास को पेरेंट्स कैसे समझे, अभिभावक कैसे समझे, उस पर उनको अपनी तरीके से, अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए जिससे वो समझ पाए कि बच्चा मेरा आज किस लेवल पर है और धीरे धीरे वो प्रगति करते हुए किस लेवल पर जा रहा है। हमें ऐसी कुछ योजना बना के उनके साथ बात करनी चाहिए, उनके साथ कोई ऐसा कार्यक्रम हम बना सकते हैं या कोई मीटिंग ऐसी अरेंज कर सकते हैं, किस तरह वो संवाद स्थापित किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेरेंट होने के नाते, अभिभावक होने के नाते बच्चे के सर्वांगीण विकास का मतलब है कि वो एजुकेशन ले रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके साइकी जो उसका मन है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या घर का माहौल होना चाहिए बच्चे के विकास के लिए, उसके लिए भी हमें संवाद, एक कम्युनिकेशन हमें बना के रखना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। वो ये सारे हमारे रोल होते हैं एक्चुअली शिक्षक होने के नाते और विद्यालय संचालक होने के नाते। किस तरीके से हम ओवरऑल, मतलब पूरी तरीके से ये विकास के कार्य में भागीदारी निभा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे को पढ़ाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अभिभावकों के साथ किस तरह कार्य कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम समाज के साथ संवाद स्थापित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है समाज के साथ प्रचार? क्योंकि हमें प्रचार प्रसार करना है अपने विद्यालय का। देखिए, ऑनर होने के नाते हमारा गोल, देखिए किसी भी बिजनेस का गोल होता है ग्रोथ होती है रिवेन्यू के साथ, ग्रोथ होती है प्रॉफिट के साथ, ग्रोथ होती है नंबर्स के साथ, कि हमारे पास इस बार कितने बच्चे बढ़े, है ना, हमारा रिवेन्यू कितना बढ़ा और हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ा। ये 3 चीजों के पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं, है ना। तो जब हम अपने स्कूल का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो हमारा समाज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन, संवाद। वो संवाद किस तरीके से, किस रूप में जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर आप डायरेक्ट जाके बोलोगे कि हमारा विद्यालय ये करता है, हमारे विद्यालय में आप एडमिशन कराइए, उससे बेहतर होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जैसा कि पिछले दिनों में आपने काफी और भी एक्टिविटी की हैं और हम आपके साथ थे स्वच्छता अभियान में, तो आप लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के कार्य किया। तो एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था समाज के साथ, वो देख रहे थे, वो नोटिस कर रहे थे कि इस स्कूल के बच्चे किस तरीके से डिसिप्लिन वे में कार्य कर रहे हैं, कैसे इतनी नॉलेज है, कितनी पर्सनैलिटी इनकी अलग तरीके से निकल कर आ रही। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम कर सकते हैं। हम बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, विद्यालय क्या कार्य कर रहा है। तो एक होता है नॉर्मल तरीके से, भाई सभी विद्यालय पढ़ा रहे हैं, अगर हम जाके बताते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, एक हमें ऐसा फैक्टर क्रिएट करना होता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं अपने समाज के लिए जो विद्यालय में हम अलग करते हैं, किस तरीके से, वो हमें एक्स फैक्टर निकाल के लाना है, ढूंढना है, वो एक्स फैक्टर पे काम करना है। वो एक्स फैक्टर समाज तक जाना चाहिए, फिर अपनी हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपने आप आती है। जो हमारे विद्यालय के छात्र हैं वो क्या उपलब्धियां
प्राप्त कर रहे हैं, क्या ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वहाँ होती हैं, क्या ऐसे एक्स्ट्रा हम उन्हें इवेंट में भेजते हैं जहाँ से वो जीत कर आते हैं, क्या हम उनको किसी डिबेट प्रोग्राम में भेजते हैं अलग अलग जहाँ से वो जीत कर आ रहे हैं, क्या हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भेजते हैं जहाँ जीत कर आ रहे हैं, उसके विषय में चर्चा होनी चाहिए समाज में, है ना। दिखाना चाहिए और प्रदर्शित करना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए हम क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे अभी आप सभी लोग समाज के लिए कार्य करने वाले हैं, करते ही हैं, पहले से करते आ रहे हैं और इस बार भी करने वाले हैं हम लोग, जिसके अंदर जांच शिविर लगाएंगे। तो समाज के लिए एक कार्य होने वाला है जो विद्यालय के माध्यम से होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको जिसको हमें प्रेजेंट करना चाहिए आगे बढ़कर, उसका तरीका होना चाहिए किस तरीके से हम लोग अपनी बातें समाज तक पहुंचा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा एक और बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि सरकारी अधिकारियों के साथ या विभागों के साथ हम डील करते हैं डेली, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, जो भी हम विद्यालय कार्य कर रहा है वो जो हमारे भी विभाग हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, उन तक हमारी बात पहुंचनी जरूरी है कि हम करते क्या हैं और करने के साथ साथ हमारे चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उसमें हमें सपोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हम सपोर्ट ले सकते हैं और सरकारी योजनाएं क्या क्या है जिसमें ज्यादातर सभी को आइडिया होता है, हम रोज का ही काम है, लेकिन एक जनरल बात है कि हमें आगे बढ़कर सरकारी योजनाएं क्या और हो सकती हैं और क्या हम उनका फायदा उठा सकते हैं, किस तरीके से हम कर रहे हैं, ये संवाद हम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन के लिए प्रभावी संवाद के जो माध्यम है वो क्या क्या हो सकते हैं। लोकल न्यूज़पेपर्स में हम लोग अभी काफी टाइम से हम देख रहे हैं, आप लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं वो लोकल न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रहा है। जो भी कार्यक्रम आप कर रहे हैं किसी भी प्रकार किसी भी रूप में कर रहे हैं तो वो लोकल न्यूज़पेपर्स में जाना चाहिए हमेशा। जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे वो एकेडमिकल कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में कर रहे हैं या कोई और विधा है उनके अंदर, उन विधाओं को, उन कलाओं को हमें बाहर निकाल के लाना चाहिए और उनके फोटो के साथ अगर वो जा रहा है समाज में, न्यूज़पेपर में जा रहा है, तो एक तो बच्चे के लिए मोटिवेशनल फैक्टर है, दूसरा स्कूल के लिए भी एक होता है कि इस स्कूल के बच्चे इस तरीके से आगे अलग अलग विधाओं में माहिर हो रहे हैं, एक्सपर्ट हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। दूसरा जो कम्युनिकेशन संवाद होता है हमारा, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमने अभी बात की थी, अभिभावक है। पहले अभिभावक खुद, दूसरा अभिभावक और भी लोगों के साथ बताते हैं, बातें करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। तो अगर हमने अपने सभी अभिभावकों को अपना रोल मॉडल बना लिया किसी भी तरीके से और एम्बेसडर बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तो हमारे स्कूल की चर्चा, हमारे स्कूल की बातें हर जगह होनी शुरू हो जाएंगी। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे, हमें ये नहीं पता कि रेलेवेंट है या नहीं, बट हम बचपन से देखते आ रहे थे, हम बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर और फिर सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े हैं, ठीक है। तो पूरे समाज में ये चर्चा रहती थी जहां भी बात करो कि अगर बच्चे का एडमिशन सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर में हो गया तो उसका जीवन बदल जाएगा, है ना। और हम जब पढ़ते थे और बताते थे कि इस स्कूल में पढ़ते थे, वो बहुत बढ़िया, तो एक हमें अलग ही निगाह से देखा जाता था कि इस स्कूल के बच्चे हैं तो ये कुछ अलग ही होंगे। कारण क्या था, उस स्कूल के अंदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले डिसिप्लिन पे बातें होती थी, दूसरा संस्कार पे बातें होती थी। वहाँ बच्चे संस्कारी होंगे, पैर छुएंगे, जब भी किसी से मिलेंगे नमस्कार करेंगे, है ना, और गलत किसी तरीके का व्यवहार नहीं करते मिलेंगे इस स्कूल के बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया था वहाँ विद्यालय द्वारा, उनके अपने कार्यों के द्वारा, कि वो समाज में एक पहचान थी। तो सभी लोग चाहते थे कि उस विद्यालय में सबसे पहले बच्चों का एडमिशन हो जाए, तो पूरा स्कूल भरा रहता था हमेशा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने अपनी लाइफ से दिया है, वो आप लोगों के आसपास के माहौल में आप सबको ज्यादा बेहतर पता होगा किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अभिभावक अगर ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं तो क्या होता है कि वहां पर एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर, भाई हम आपका एडमिशन करा देंगे, चलो उस स्कूल में। तो हमें एक अपनी वैल्यू भी बनाकर रखनी है कि किस तरीके से हमें एडमिशन्स लेने होते हैं, क्या उसका तरीका होता है ना, उसका प्रोसेस पूरा बना के रखना होता है ना। उसका एक तरीके से आपको एक स्क्रूटनी भी करनी होती है कि एडमिशन्स किस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा एक बैरियर क्रिएट करते हैं ना अगर हम एडमिशन में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है।
ना कि हम ये कि जो भी आ रहा है हम उसको एडमिट कर रहे हैं, वो हमें बिजनेस पॉइंट से सोचना है, बट वो कैसे आप करेंगे वो आपका अपना अपना पॉइंट है। दूसरा है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, बहुत सारे अभी सभी विद्यालयों में ज्यादातर शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ना, पेरेंट्स के साथ हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो सकता है आप लोगों ने। तो ये कम्युनिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ, और कोशिश करेंगे अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखें तो हिंदी में अगर इंफॉर्मेशन भेजने की कोशिश करें व्हाट्सएप ग्रुप पर तो ज़्यादा अच्छा होगा पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मल लेवल के हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं। इट डिपेंड्स, आपको अपने स्कूल विद्यालय के विषय में ज़्यादा पता है कि किस तरीके के पेरेंट्स हैं, तो जैसी लैंग्वेज वो समझ सकते हैं आसानी से, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ ये भी नहीं होना चाहिए कि हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन हो कि वहां से भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो या आइडियाज आए। आइडिया जनरेशन का भी हमें काम करना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ कि वो कुछ कुछ आइडियाज दें विद्यालय के लिए या कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं, और एक बेस्ट आइडिया को हम लोग कुछ रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। एक फेसबुक पेज हमारा होना चाहिए विद्यालय का, वो फेसबुक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेसबुक पेज पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं डेली डेली बेस पर वो हमें वहाँ पोस्ट करनी है। चाहे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ प्रेयर कर रहे हैं, योगा करा रहे हैं आप, है ना, कोई गेम्स खेल रहे हैं, किसी भी तरीके की पोस्ट एक डेली जानी चाहिए। उसका इम्पैक्ट क्या है, जब हम फेसबुक पेज पर डेली पोस्ट डालते हैं तो जो एल्गोरिज्म है वो हमारे पेज को अप रखता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने आप पहुंचाता है। वो पेज एक्टिव है ऐसा माना जाता है, और जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, और कोई अच्छी चीज आप भेज रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव भेज रहे हैं तो वो चीजें और दूसरे लोगों तक पहुंचती है। तो प्रचार प्रसार का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, और इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करने हैं। इसमें हमारे सारे पेरेंट्स तो रहने वाले हैं, फॉलोअर्स हमारे फ्रेंड्स भी रहने वाले हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं, तो स्कूल पेज को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक्टिविटीज डालना, किसी भी तरीके से अचीवमेंट्स हमने हासिल किए वो। उसके बाद हमारे विद्यालय का यूट्यूब चैनल होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। उस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बच्चे जो भी एक्टिविटीज करते हैं, किसी के अंदर जो भी महारत है, कला है, उसको हमें प्रमोट करना है, उसको हमें दिखाना है, और वो ऐसा हो नहीं सकता कि उसे कोई रोक सके। कारण है, जब एक बच्चे का कोई वीडियो कुछ बढ़िया करते हुए आप उसके पेरेंट्स को भेजेंगे तो चाहते ना चाहते वो भी 100, 200, 500 लोगों तक वो पहुंच जाएगा। उसके अंदर वो हमारा प्रचार अपने आप हो जाएगा कि ये इस विद्यालय में पढ़ता बच्चा है, इस विद्यालय में पढ़ते हुए ये इस तरीके के कार्य सीख रहा है, तो क्यों ना हमारा बच्चा भी। तो ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग के तरीके हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के तरीके हैं, और सिर्फ हमें प्रमोट करना है, सिर्फ प्रमोट करना है। बच्चा क्या कर रहा है, अच्छी ड्राइंग कर रहा है दिखाए, अच्छा गाना गा रहा है आप दिखाइए, अच्छा डांस कर रहा है दिखाइए है ना, अच्छे तरीके से बातें कर रहा है, कोई नाटक आपने नृत्य नाटिका की है, कोई छोटा सा स्किट किया है, कुछ भी आप दिखाइए, डेली कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा आपका एक ग्रुप बनेगा, सोसाइटी में एक बहुत बड़ी इमेज बिल्ड करेगा, इसमें मदद करेगा। और लगातार बाइट्स जाएं, वीकली या फोर्टनाइटली या महीने में एक बार तो बाइट जानी चाहिए यूट्यूब चैनल्स को, जो न्यूज चैनल्स एक्चुअली लोकल न्यूज चैनल्स, जिनका बहुत इम्पैक्ट होता है, कुछ ना कुछ वो भेजते रहते हैं, लोग बड़े इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं, लेकिन बार बार स्कूल का नाम आता है, चीजें आती है ना, तो बैक ऑफ माइंड देखो सिंपल है, मैं आपसे 2 प्रोडक्ट लेता हूँ, है ना, मैं आपके सामने 2 प्रोडक्ट लेकर आता हूँ, मान लीजिए मैं आपके सामने 2 शूज लेकर आया हूँ और मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ वो शू, एक है बिल्कुल उसका नाम नहीं सुना आपने, और एक मैं नाइकी का शूज लेकर आता हूँ एग्जाम्पल, तो आप कौन सा शू लेना पसंद करेंगे उससे पहले, किसे लेकर खुश होंगे? जी बताइए। नाइकी का सर। नाइकी क्यों? का। सुंदर तो देखने में वो लग रहा है लोकल वाला। नाम है ना, ब्रांड। नाम ब्रांड है, हो सकता है बेहतर लोकल वाला भी हो सकता है मैंने उसका ब्रांड हटा दिया हो, एडिडास हो, बट मैंने अभी हटा रखा है, तो आपकी रिकॉल वैल्यू क्या है? नाइकी। तो जब हम ये जो टीवी पर चलता है ना एड, वो सिर्फ वो ये नहीं चाहते आप कुछ खरीदो, वो सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग करते हैं। क्यों? जब आप शॉप पे जाओगे, आपने नाम सुना है, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि भाई मैंने देखा था। तो ऐसे ही हमें अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, कम्युनिकेशन करना है समाज के साथ, अपनी वैल्यू
लोगों के दिमाग में एक नाम छपना चाहिए, जब भी कुछ आए तो जब भी कोई नाम सुने तो उसको लगे अरे हाँ मैंने कहीं तो सुना था, कहीं तो देखा था, अच्छा स्कूल होगा। वो फिर धीरे धीरे आपसे बात करेंगे, आएंगे, विजिट करेंगे, आपके यहाँ देखेंगे, आपका माहौल देखेंगे, तो वो हम आगे इंटरेक्ट करके उनको कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में बात करना चाह रहे हैं वो है ग्राम पंचायत। जो हमारी ग्राम पंचायत है उनके साथ हमें मिलकर काम करना चाहिए, उन तक हमें अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। ग्राम प्रधान हम लोग क्या काम करते हैं, किस तरीके से बच्चों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको क्या हम सिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट होता है ग्राम पंचायतों का अपने गांव के अंदर। तो ये एक छोटे छोटे हमारे तरफ से कुछ टिप्स हैं, मतलब हमने जो आइडिया हमने काफी कोलेट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे थे। तो एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ जरूर करना चाहेंगे आप सभी के साथ। अगर हम ये बोलें कि आपको अपने स्कूल में सभी को 1 महीने फ्री पढ़ाना है, तो कितने लोग राजी होंगे? अमित जी, विवेक जी, राजेश जी, सभी को 100% बच्चों को फ्री पढ़ाना है? नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल जवाब दीजिएगा, ये नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे वो बताइएगा। नहीं तैयार हूँ। नहीं तैयार होंगे जी? नहीं, विवेक जी भी नहीं होंगे। राजेश जी? नहीं होंगे तैयार। सर पॉसिबल जी जी राजेश जी? नहीं है ये पढ़ाना। अच्छा, और अगर हम कहें कि सारे पेरेंट्स 1 महीने डबल फीस देंगे तो आप सब ले लेंगे? नहीं सर, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। चलिए, तो कारण यहाँ पर क्या क्या हम लोग क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, हम क्या भावना से कार्य कर रहे हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ये कहता है कि मैं 1 महीने चलो फ्री पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी जो खर्चे हैं, जो भी सैलरीज हैं, वो कैसे पूरे करेंगे? लॉस हो जाएगा बिजनेस को। दूसरा, अगर हम डबल फीस ले रहे हैं तो वो जस्टिफाई कैसे करेंगे, हम क्यों बढ़ा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो हमारी इंटीग्रिटी है ना, डिग्निटी को इम्पैक्ट करता है स्कूल की। तो ये एक डिसीजन हमें लेने होते हैं हमेशा। तो क्या कैसे कम्युनिकेट करेंगे इस चीज को हम? अगर ये एक सिनेरियो आ जाए सबके सामने कि हमें 1 महीने फ्री पढ़ाना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाए, तो ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे हम पेरेंट्स को? कौन लेना चाहेगा चैलेंज कि कैसे हम ये बताएंगे पेरेंट्स को कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बट वो कहेंगे गवर्नमेंट कह रही है 1 महीने फ्री पढ़ाइए? जी कौन बताना चाहेंगे? जी रजनीश जी शांत बैठे आज। नहीं नहीं नहीं, हमारा तो सीधा कहना एक रहता सर, फ्री में जो चीज मिलती है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, जब तक आपके कोई दाम नहीं लगेंगे आपको उस चीज का महत्व नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको गुरु को दक्षिणा तो देनी ही चाहिए, शासन कहे या ना कहे, तो आप दक्षिणा के रूप में कुछ दीजिए, तभी आपको उसका फल मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये तो आपने एक दूसरे रूप में बताया, बहुत अच्छा था, ये इफेक्टिव भी है, समझ में सबको आएगा। जी सौरभ जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, जैसा कि आपने कहा सरकार का कहना है 3 महीने फ्री पढ़ाना, तो एक ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार का ये डिसीजन सही नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पेरेंट्स, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है 14 वर्ष के बच्चों तक शिक्षा फ्री है, लेकिन उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं है। हाँ, तो पेरेंट्स भी उसको पॉजिटिव नहीं लेने वाले। बिल्कुल, हमें वही बात पहुंचानी होगी कि हम क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमें जो चीजें मेंटेन करनी है वो अफोर्ड करना स्कूल पॉसिबल नहीं है जब तक हम कुछ पे ना करें। तो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, बच्चों के फ्यूचर का वो है महत्व, तो बातें दोनों एक ही हैं।
हमें बिल्कुल क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखना होगा। हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने होंगे जिससे उनको बेहतर लगे। अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये सिर्फ एग्जांपल है कि कम्युनिकेशन को कैसे हम और मतलब ऐसा सिंपल सा कम्युनिकेशन करें कि उनको समझ में आ जाए, इम्पैक्ट भी आए। जी धन्यवाद सौरभ जी। और कोई? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल अरुण जी, हम आपको ही काफी देर से मैं प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, ट्रेवल कर रहा था। बाकी मैं सुन रहा था। अभी आपने जो आरटी एडमिशन को लेके कम्युनिकेशन की बात कही, आई थिंक अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोग उसको गलत तरीके से लेके चलते हैं। हम उनके एडमिशंस लेते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। आई थिंक अगर हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, हम बच्चों के लिए खुद अप्रोच ना करें, वो अपनी इच्छा समझ के अपनी स्कूल तक पहुंचे और उनको हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में ढालने के लिए उनको बोलें, तो आई थिंक ज्यादा बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। दूसरा, एडमिशंस अभी चल रहे हैं, चाहे वो आरटी के हो चुके हैं, लेकिन अभी सामान्य एडमिशन चल रहे हैं। तो अगर उन एडमिशंस में हम प्रायोरिटी ये रखेंगे कि हमने उनके पास जाके एडमिशन किया, तो कभी भी पेरेंट्स हमारी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर वो हमारे पास तक पहुंच के एडमिशंस करते हैं, तो पक्का है कि वो आपकी मार्केट की डिमांड समझ रहे हैं, आपका लेवल जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमें आपके स्कूल में एडमिशन लेना है, तो पक्का है कि वो आपकी टर्म्स कंडीशंस और आपके हर एक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि हम उनकी नजर में लगे कि उनको वैल्यू है, ना कि हमें उनके एडमिशंस की वैल्यू है। अगर हम ये कर पाए तो आई थिंक एक बेटर कम्युनिकेशन की नींव रख पाएंगे। थैंक यू जी। धन्यवाद अरुण जी, बिल्कुल सही बात है। जो हम ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना, कि वो हमें इस तरीके से बना के रखना चाहिए कि जब भी कोई आए तो हम एक लेवल पर हों कि उसे मना कर पाए। मैं नहीं कह रहा बिजनेस ऑनर होने के नाते हमें मना करना चाहिए, बट हम इस लेवल पर जरूर खड़े हों कि हम किसी को मना कर पाए, हम वहां अपना एक स्टेटस बनाकर चले, है ना। तो बाकी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन सब हम सभी का मोटो है और वो होना भी चाहिए, तभी हम सफल भी होते हैं। तो बेसिक आइडिया यही है कि यहाँ तक हमने भी बातें की और आगे चर्चा करते हैं। सर, आशा करते हैं कि जी कोई क्वेश्चन पूछ सकते क्या आपसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते ही हैं कि सभी पार्टिसिपेट करें। जी सर, जैसे एक व्यक्ति आता हमारे यहाँ, वो कहता कि हमें आपकी कोई बात नहीं सुनना, हमें आपसे टीसी चाहिए बच्चे की, वो पूरे लड़ने के मूड में आता, अब क्या करना चाहिए? वो लड़ना ही क्यों चाह रहा है, हमें सबसे पहले ही समझना है ना। वो उसका तो मूड ही है कि हमें तो टीसी चाहिए आपसे, आपकी कुछ नहीं सुनना है, हमें आपका पैसा नहीं देना है। अब क्या करोगे आप? पैसा नहीं देना है मतलब वो इसलिए जाना चाह रहा है क्योंकि वो फीस नहीं देनी उसे। ना फीस नहीं देना, ना आपकी कोई बात सुनना, हमें तो टीसी दीजिए हाथ में आप, और बात खत्म। तो आपका तो अधिकार है ना टीसी नहीं देना, अगर जब तक फीस नहीं नहीं नहीं, अब आप करेंगे क्या ऐसी स्थिति में? सबसे हमारा क्वेश्चन कहलाया जितने लोग हैं। हमारे कोई मित्र देना चाहेंगे जवाब इसका? रोज का एक्चुअली काफी एक्सपीरियंस रहता है इस मामले में। अब मई जून मार्च। जी सौरभ जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस मोमेंट पे लड़ने के मूड पे आया है ना, उसको उस मोड पे तो टीसी तो नहीं देना है अपन को, क्योंकि हमारा कुछ पेंडिंग मनी उनके पास है। लेकिन उस समय कुछ बहाना देके कि मुझे जल्दी जाना है, कोई मेरा वेट कर रहा है। नहीं, तो उसको आपका कोई बहाना नहीं सुनना है, उसको तो टीसी चाहिए आपसे, आप क्या करोगे आप? नहीं, गुस्से में तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। अपन को हम आपको पर उत्तर देंगे इस बात का। काल, वो कहते हैं ना क्षेत्र काल भाव का जो परिवर्तन आता है, वो उसका काल खराब चल रहा है। और हम सबको उत्तर देंगे इस बात का। नहीं ठीक है, हम उसको भी सुनेंगे। और उसकी अटकी पड़ी है, उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो तो पैसा देगा ही। आप टीसी नहीं देंगे तो पैसा तो देना है, पर बिना लड़ाई के कैसे हो सकता है? तो वो टाइम को चेंज करना पड़ेगा अपन को। वो ठंडे मूड से आएगा, सर मैं, शासन का नियम है, आप किसी की टीसी नहीं रोक सकते, नियम है। शासन का ऐसा नियम नहीं है कि आप किसी नहीं रोक सकते, शासन का नहीं है नियम, हम आपको आदेश दिखा देंगे। शासन का आदेश है, आप टीसी नहीं रोक सकते।
वो पैसा दे या ना दे। कुछ बीआरसी की अभी जो मीटिंग्स नया में है ऐसे दिक्कत, कुछ बीआरसी की मीटिंग्स में ऐसा बीआरसी दिक्कत होता है। उनको नहीं आता भैया, कुछ अपन को ज्यादा आता उनसे, आप मान के चलना ही हमारी नहीं वो बात। सही है, हमें आपको ज्यादा आता, बीआरसी आपसे सीखता है, हम आपको बता दें हमेशा। वो पक्की बात है, पर वो मीडियम बन सकता है दोनों के बीच का। चलिए रजनी जी, आप बताइए इस सवाल का जवाब, आप कह रहे हैं। हमारे साथ में ऐसा होता, हम क्या करते, आएगा वो, ठीक है भाई साहब टीसी देना, फार्म भरो, आप साइन करो, उसके सामने उसकी टीसी बनवा दिया हमने, ठीक। अब वो खुद उसका काम हो गया। अब हम वो टीसी अपने पास रखेंगे, अब हम उसको चाय पिलवाएंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक पिलवाएंगे, फिर उसको नाश्ता भी करवाएंगे। अब वो हमसे लड़ने के मूड में आया था, तो अब वो लड़ेगा नहीं हमसे। अब हम उसको अपनी बात समझाएंगे। अब उसमें दो बचत कर ली हमने, एक तो उसके साइन करवा ली, टीसी बनवा ली, कानूनी रूप से उसको दे दी। दूसरी बात, अगर वो हमारी बात सुनेगा तो ठीक है, वो वापस आएगा हमारे पास, और नहीं सुनेगा तो अब हमने जेब में अपने टीसी उसकी रख ली है, हैं? अब शासन प्रशासनिक रूप में तो उसको दे दी हमने, अब आ गई व्यक्तिगत रूप में, तो तुम लड़ने आए थे, हम लड़ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट रूप में उसको हम बिठा लेंगे, चाय पिलवाएंगे, उसके साइन करवाएंगे, उसका पूरा काम करेंगे, उसको टीसी हाथ में दिखाएंगे, उसके बाद में ऐसा करेंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति अगर लड़ने आता, कोई भी व्यक्ति को कोई आपसे लड़ना है, सबसे पहले उसका काम कर दो आप, उसको खुश कर दो आप, फिर वो आपसे लड़ नहीं पाएगा कभी। सर इसमें कुछ गलत हो तो आप बताएं। नहीं, वही सौरभ जी भी कह रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल करना है चीजों को, जब भी बात की जाएगी उसे, और आपने प्रैक्टिकल वे बता दिया कि कैसे करना है। जी, टीसी बनाकर दे दो और फिर वहां रख लो अपने पास। देखिए बढ़िया तरीके लगा हैं, आपको। मतलब नियम भी पूरा हो गया ना। तो आइडिया ये है कि सबसे पहले सब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश, यानी कि संवाद स्थापित करने के लिए दोनों की मनः दशा एक जैसी होनी चाहिए। एक अगर गुस्से में है और एक अगर नॉर्मल है तो भी बात बनेगी नहीं, और दोनों अगर गुस्से में है तो फिर तो क्या होगा सबको ही पता है। तो एक ही जैसी मनः स्थिति हो तो ही हम संवाद स्थापित कर सकते हैं। जब आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं तभी मैं अपनी बात कह पाऊंगा। अगर आप तैयार ही नहीं है तो मैं कितना भी बोलता रहूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया किसी के। तो वो तैयारी आवश्यक है। तो तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, वो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जब ट्रेनिंग लेते थे सबसे पहले यही सिखाया जाता था, कस्टमर आ रहा है, कितना भी गुस्से में आ रहा है उसको बोलो बैठो सर बैठिए, आइए चलिए क्या हो गया, है ना। दूसरा व्यक्ति जिससे उससे थोड़ा हो रही ना शोर शराबा, दूसरा व्यक्ति उसे ले जाता था, दूसरे रूम में बैठाता था, चाय कॉफी पिलाता था, बैठता पूछता, फॉर्म वॉर्म जैसे बोल रहे हो ना, लिखवा लेता था, एक लेटर साइन कर दो सर, चलो मैं आपकी बात करवा दूंगा, सर आप चिंता मत करो मेरा नंबर ले जाओ मैं आपको मदद कर दूंगा। तो वो फिर वो वहां से ठंडा होके चला जाता था। ठीक है, सिंपल हो गया। अगली बार जब आएगा जब देखेंगे बात की जाएगी, अभी तो एप्लीकेशन लिखी गई है ना। तो तरीका क्या है कि लड़ना तो है ही नहीं अपने को, हमें समझना है कि समस्या क्या है। अगर आपने बता दिया कि व्यक्ति है जो पैसे मारना ही चाह रहा है, पैसे भी नहीं देना चाह रहा और टीसी भी लेना चाह रहा है, तो फिर तो उसके साथ शट्टे शाट्यम समाचरित वाली कहानी जो आपने की बताई वही करनी पड़ेगी। तो बाकी जो नॉर्मल है, किसी को समस्या ही है जीवन में, कोई परेशानी चली रही है, उसमें हम अगर कुछ मदद कर सकते हैं किसी तरीके से और बीच का रास्ता निकल सकता है तो वो करना चाहिए। तो आइडिया यही है कि संवाद स्थापित करने के लिए हम शांत रहना बहुत आवश्यक है और परिस्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात आगे करते हैं। सर एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ क्योंकि सभी बहुत अनुभवी बैठे हुए हैं, कई बार हो सकता है जैसे अभी रजनीश जी ने बहुत सबसे कम अनुभवी हम ही है यहाँ पर। जी, कई बार जो है, जैसे अभी इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई और उसका सोल्यूशन भी निकाला। कई बार बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो चतुर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, मतलब जी, है ना। जैसे एक तो आते हैं गुस्से में, तो गुस्से वाले को तो ठीक है, चलो उसको शांत किया जा सकता है या मान लो किसी तरह। कुछ ऐसे चतुर होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि फीस दें या पैसा दें, तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? कुछ कोई यदि किसी के पास सोल्यूशन हो इसका तो जरूर प्लीज शेयर करें। मतलब पैसा है उनके पास
वो जानते भी हैं कि पढ़ाई अच्छी हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन चतुराई या बदमाशी उनकी इतनी ज्यादा होती है कि वो कहीं ना कहीं से ये चाहते हैं कि भाई इनसे टीसी भी ले लो और फीस भी ना दो, और एक तरह से देखा जाए तो वो प्रिंसिपल या जो है संचालक है उनको मतलब बेवकूफ बना दो किसी तरह से। सर मैं इसी सवाल में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जी। मेरे विद्यालय में भी 2 पेरेंट्स अभी ऐसे हैं जो ना उनको पढ़ाई पसंद है, स्कूल पसंद है, पिछले सत्र की फीस नहीं दी है और इस सत्र में बच्चा भेजना चाहते हैं, वो निकालना नहीं चाहते हैं, पर टाल रहे हैं फीस के लिए, कभी कुछ बीमारी का बहाना, कभी कुछ। और जैन समाज के खास मैं कहूँ एक बात। हाँ जी, हाँ जी सर, हमको ये मानना चाहिए, जैनागम में कहा गया है जिसको जितने भाग्य का है उसका कोई ना ले सकता है ना उसका कोई दे सकता है। अर्थात कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली हमें जिनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, या तो अपने लेवल को इस लेवल पे जाना पड़ेगा कि पेरेंट्स को कह सकें कि ठीक है आप सेशन खत्म होने के पहले फीस ले लें हम, या फिर इन सब बातों में कहीं ना कहीं गड़बड़ हमारी है कि हम सेशन खत्म हो गया और फीस नहीं ले पाए, तो ऐसी जगह पे हमें ये मान के चलना पड़ेगा जो नहीं मिल रहा है तो उसे छोड़ो। लेकिन हर एक व्यक्ति से हम बहस नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति को आर्ग्यू नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारा है इसमें। विजय जी का भी कहना हमेशा एक ही चीज रहती है कि एक व्यक्ति किसी दुकान पे जाके बार्गेनिंग करता है, एक व्यक्ति किसी शोरूम में जाके चीज भी खरीदता है, टिप भी देता है और उसकी बाय बाय खराब सामान के बावजूद भी करता है। तो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट में इतनी दम है, उसका ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। कहीं ना कहीं अपने ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा जिससे कि लोग हमारे उस लिए तैयार रहें। थैंक यू जी। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बट हमें वो तैयारी तो करनी है। अभी बीच का कोई रास्ता भी निकालना चाहिए कि किस तरीके से हम उनसे फीस ले सकते हैं। सर इसमें हमारा अपना एक अरुण जी ने जो बात कही वो तो सब है ही है, वो तो होने ही चाहिए है, लेकिन सबसे बड़ी गलती होती है हमारी आपकी। जो आप लोग कहते हैं, जो अरुण जी बहुत अच्छे से करते हैं काम, मतलब पूरा 100% तो नहीं कह सकते लेकिन वो करते हैं। कम्युनिकेशन गैप हमारा बहुत ज्यादा है। आप कोई चीज बेच रहे हैं, उसका महत्व उसके सामने कितना है। अगर आपकी चीज का महत्व उसके सामने अच्छा है तो वो आपको पैसा देगा, नहीं है अगर आपका महत्व उस चीज का उसके पास में तो वो उतना ही देगा पैसा जितना आपने काम किया है। अच्छा, दूसरी बात रही, देखो ये तो हो गई हमने आपको बता दी कि पॉजिटिव वाली बात। अब हमारा तो वो दोनों तरीके से, क्योंकि हम प्रशासन सब लोग अरुण वगैरह कहते यार तुम सब सेटिंग बना लेते, हमारा तो वो था विभागीय रूप से काम कैसे निपटाना। हर चीज के लिए आप साइन करवा के रखो प्रत्येक अभिभावक से, उसको याद दिला दो भैया ये साइन है आपके, पैसा आपसे चाहिए है हमें। तो दोनों चीजें, लेकिन दोनों चीजें संभव जब हो सकती हैं जब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। और कभी भी एक नियम बनाना चाहिए अपन को, किसी भी संस्था में बैठे किसी से लड़ना नहीं है। आपको गाली देगा सुनना है, आपको मारेगा आपको सुनना है। आप शिक्षक हो, आप अगर गलत बोलोगे तो आपकी प्रतिष्ठा डाउन हो रही है, क्योंकि अगर हम गाली देंगे तो रजनीश असभ्य है, वो असभ्य है नहीं बात, हम असभ्य हैं। तो जो अरुण जी ने कहा ब्रांड बनाना पड़ेगा आपको, दूसरी चीज आपको कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा उससे, और तीसरी चीज आपको अपनी चीज की क्वालिटी ऐसी बनानी पड़ेगी कि वो मजबूर हो जाए। और सब प्रकार से जब नहीं लेता तो चौथा हमारा उपाय है कि आपको प्रेम से सब चीजों पे दस्तखत करवाना और फिर आपको प्रेम से उसको देना भी नहीं है और दे भी देना। जी, तो ये संवाद ही है, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस तरीके से, जैसे अभी जी इसमें भी देखा है कि कई लोग तो टीसी मांगते ही नहीं है, वो तो सीधे का सीधा है। नर्सरी KG1 KG2 3 क्लास ऐसी होती हैं जहाँ वो टीसी मांगते ही नहीं। सही बात। वहाँ तो सीधी बात है, फीस नहीं दी तो हमने दूसरे स्कूल में नाम लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट तक तो कोई टीसी का नियम ही नहीं। इस केस में ना हम कई बार देखते हैं आप सभी का, में प्रॉब्लम खत्म हो गई है, प्लीज डोंट माइंड। इस सेशन खत्म हुई, यूडाइस प्लस प्रोफाइल जो अपडेट हुई है उसमें नर्सरी से लेके यूकेजी तक के बच्चे भी अपडेट हुए हैं। अब कोई भी बच्चा आपका स्कूल त्याग नहीं सकता, अब आप उसको पकड़ के रख सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो आप उसका
अगर ऐसा बच्चा जाता है तो अपने जनशिक्षा केंद्र बीआरसी में लिखित लिस्ट बना के दीजिए कितने बच्चे बिना टीसी, क्योंकि आदेश है कि कोई भी स्कूल वाला दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चे का बिना टीसी एडमिशन नहीं ले सकता। तो आप उन पेरेंट्स से मत उलझिए, आप सीधे विभाग में दीजिए उस स्कूल के खिलाफ कि वो बच्चा कहाँ गया, ऑटोमेटिकली उस स्कूल से प्रेशर पड़ेगा और वो पेरेंट्स आपकी पूरी फीस अदा करने आएगा। सामने आप फ्रंट पे मत आए। दूसरा एक और तरीका होता है, कई बार क्या होता है जब पेरेंट्स जा रहा होता है तो वो हमसे अनसेटिस्फाइड ही है, सेटिस्फाइड नहीं है, तभी हमको छोड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि वो किस कारण से छोड़ रहा है और उस चीज पे उसको कहीं ना कहीं एक मध्यम रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा कि कुछ वो छोड़े फीस और कुछ हम छोड़ें, क्योंकि वो जा रहा है। अगर आप जितना पोलाइट बिहेवियर लेके जाएंगे, उसके साथ डिस्कस करेंगे, तो फ्यूचर में पक्का है कि अगर वो दूसरे स्कूल में जा रहा है तो हो सकता है कि वो पॉइंट वहां भी सेटिस्फाइड ना हो उसका, तो वो फिर अगले साल आपके पास वापस आएगा। ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें पेरेंट्स फिर से स्कूल वापस आते हैं। तो कभी जाते समय उससे व्यवहार भी खराब नहीं करना है, हमें उसकी प्रॉब्लम को जरूर आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको लेके वो हमें छोड़ रहा है। उसको लेके हमें अपने स्टाफ, अपने मैनेजिंग बोर्ड और अदर जैसे जेएसएस के जो हमारे ट्रेनर्स हैं इनके साथ डिस्कस जरूर करना चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम्स निकल के आई इस सेशन में, जिसमें 12 लोगों ने ये कहा, 4 लोगों ने ये कहा, 3 लोगों ने, तो एक फॉर्म डिजाइन कीजिए जिसमें कि अभिभावक से आवेदन मत लिखवाइए, आप एक फॉर्म बनाइए जिसमें स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन हो और साथ ही साथ उसमें एक रीजन बहुत महत्वता है कि आप स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, उसको बहुत डीपली डिस्कस करके लीजिए। क्योंकि पेरेंट्स का जो फीडबैक एक्चुअल निकल के आएगा उस समय, जब वो जाएगा तो व्यवहार भूल जाता है, वो बिल्कुल सही बोल के जाता है। उसको एवेल्युएट करें, डिस्कस करें और अगले सेशन में वो प्रॉब्लम दूर करें और उस पेरेंट्स के साथ बताएं कि हमने ये प्रॉब्लम दूर की, एक बार आप जरूर विजिट करें। हो सकता है इन फ्यूचर वो भी आए और आपके साथ 1 या 2 बच्चे और लेके आए, अगर उसकी प्रॉब्लम डिसॉल्व होती है। तो कहीं ना कहीं हमारा हर एक पेरेंट्स का फीडबैक वैल्यूएबल होता है, तो हमें फीडबैक लेने की एक हैबिट डालनी पड़ेगी। थैंक यू। नहीं, बहुत सही बात है। फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, और उस पर काम करना भी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कमियां क्या हैं। अच्छाइयां तो पता होती हैं, कमियां ढूंढना सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, हम हमेशा ये देखते हैं कि एक ना ग्रुप होना चाहिए सभी स्कूल ओनर्स का ना, और अगर कोई भी बच्चा कहीं से जा रहा है तो इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए कि हमारी फीस दिए बिना जा रहा है तो आप भी उसका एडमिशन मत लीजिए। तो अगर सभी स्कूल ओनर्स एडमिशन लेने से मना कर देंगे तो फिर बच्चे को वापस तो आना ही पड़ेगा ना। ये हम सबको मिलकर एक करना चाहिए, कम्युनिकेशन आपस में एक बनाकर रखना चाहिए सारे इस पूरे क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं अपने गांव कस्बे शहर में, कि एडमिशन ले ही ना जब तक वहां तक क्लैरिटी आप ना पूरी क्लियर नहीं करके आते फीस, क्योंकि आज आपके साथ किया कल दूसरे के साथ करेगा वो। तो हम सबको मिलकर ये करना चाहिए, मेरा मानना ये है। बाकी तो एसोसिएशन होती हैं, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन कितना हम ट्रांसपेरेंटली करते हैं, कितना पारदर्शिता के साथ करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे ज्यादा जो फीस वाला मैटर है, इसमें प्रभावी संवाद बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभावी संवाद के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो सभी, आप तो एक्सपर्ट हैं लेकिन हम फिर भी क्योंकि ये आपके सामने डॉक्यूमेंट जाएगा, आप सभी शेयर करेंगे और ये डॉक्यूमेंट आप अपने शिक्षकों के साथ भी शेयर करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं इससे काफी कुछ पॉइंट सीखने को मिल सकते हैं, या अपनी मीटिंग्स आप लेते हैं उनके अंदर आप शेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे हम जब ये बातें करते हैं तो एक कल्चर बिल्ड होती है स्कूल विद्यालय के अंदर कि ऐसे ही हमें संवाद करना है, किस तरीके से बातें करनी है। कम समय और शब्दों में बात पूरी हो जाती है अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। अगर सुनने वाला व्यक्ति और समूह हमारे विचार और निर्देश आसानी से समझ जाता है, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे भी बातें आप सभी ने बताई, तो आपने जो बताया वो हमारी भी समझ में आ गया और हमने भी नोट किया कि आप किस तरीके से हैंडल करते हैं सिचुएशंस को। ठीक है, भावनाओं और निर्देशों को समझाने में गलती की संभावना कम हो जाती है। अगर हम बहुत सटीक बात कर रहे हैं, सटीक तरीके से बातें कर रहे हैं, तो भावनाएं कम होती हैं और हम अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और निर्धारित समय में भी कार्य पूर्ण हो जाता है। तो संवाद की कला का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, अभी आप देख पा रहे हैं सभी लोग स्क्रीन, पीपीटी दिख रहा है जी, पीपीटी देख पा रहे हैं जी। संवाद में क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है कि या तो हम देख रहे हैं या हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, है ना। कोई किसी भी तरीके से हमारे तक बात कैसे पहुंच रही है, या तो हम देख रहे हैं, या तो हम सुन रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं। 3 ही तरीके हैं। और कोई तरीका है?
चौथा होता है स्पर्श, टच, है ना। कई बार टच से पता पड़ता है कि सही तरीके से व्यवहार कर रहा है व्यक्ति या गलत तरीके से। तो हम पहले 3 बातों पे बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या करते हैं हम लोग, उत्तर देने के लिए सुनना है कि आपने क्या बोला और उसका जवाब हम फटाफट दें। और हमें करना क्या चाहिए, समझने के लिए सुनना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका मंतव्य क्या है, उनका तात्पर्य क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार हम जो कह रहे होते हैं वो उतना सही सटीक नहीं होता, लेकिन हमारी जो भावनाएं वो हम व्यक्त नहीं कर पाते। तो सामने वाला व्यक्ति वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझना है सबसे पहले। अगर वो हम समझना शुरू करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो उत्तर देने के लिए नहीं सुनना, सिर्फ समझने के लिए सुनना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे कई बार एग्जाम्स में गलतियां करते हैं, देखा होगा। क्वेश्चन तो आता है, क्वेश्चन पढ़ते भी हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर ऐसे ही जो उनके समझ में आया दे दिया, लेकिन उसको समझा नहीं उसको पूछा क्या गया है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि हमें सुनना है, समझना है और उसके बाद जवाब देना है। ऐसा हमें एक परंपरा, ऐसी बातें हमें अपने इस विद्यालय में बना के रखनी चाहिए। अपने शिक्षकों के साथ हमें इसका अभ्यास करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ भी। जब हम बात कर रहे होते हैं उस आवाज में, बात में ठहराव होना चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं उसका कितना प्रभाव है ना, उसका कितना इंपॉर्टेंस है। वो स्वर किस तरीके से आ रहा है, क्या स्वर लड़खड़ा रहा है, क्या स्वर मध्यम है, धीमा है, कोई सुन नहीं पा रहा, क्या स्वर बहुत तेज है, लाउड हो गया है, कि बहुत कर्कश लग रहा है ना। तो स्वर किस तरीके का है, हमें उस पर ध्यान देना है। शब्दों में जोर होना चाहिए। जो हम बात कह रहे हैं उसमें वो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, यानी कि प्रभाव होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से कहीं से निकल कर आना चाहिए, हमारे ज्ञान से कहीं से निकल कर आना चाहिए। वो कहीं ना कहीं बेस हो उसका, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जब हम बात कर रहे हैं। तो जब हम विद्यालय संचालक होने के नाते समाज में जाते हैं, या पेरेंट्स के साथ बातें करते हैं, या अपने शिक्षकों के साथ बातें करते हैं, या अपने जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनके साथ बातें करते हैं, तो हमारी बात का एक महत्व होता है। हम, जैसा रजनी जी ने भी अभी बातें की कि हमने अगर गलत व्यवहार किया तो लोग हमें ये बताएंगे कि आपने गलत किया, चाहे सामने वाला कितना गलत कर रहा था उसे नहीं देखेंगे। तो एक महत्वपूर्ण पद पर हम लोग हैं, हमारी एक महत्ता है। जो लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं और पहचान करते हैं कि ये इस विद्यालय को चलाने वाले हैं। तो हमारी जितनी भी बातें हैं, जो भी हम करते हैं, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। वो हम कितने नॉर्मल तरीके से करते हैं, कितने कम शब्दों में कह सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, जब वो भी थोड़ी देर पहले बातें की, कि अपनी ऑडियंस को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अभी अभी बहुत देर से बातें हो रही है कि किस तरीके के हमारे अभिभावक आते हैं, तो वो ऑडियंस को हम समझते हैं। एक्चुअली आप देख के भी समझ जाते होंगे कि अभिभावक आए तो ये क्या बात करने आए होंगे अभी, है ना। कई बार हमें पता होता है। तो जो भी हम बात करने वाले हैं, जो भी हम अपने तरफ से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो ऑडियंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सामने वाला किस विचारधारा से है, या क्या वो सोच समझ रहा है, या क्या उसकी समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद ये सबसे पहले हमने एक्टिविटी की भी कि जब भी मिले मुस्कुराते हुए मिले, है ना, वेलकमिंग फेस होने के साथ मिले। इससे ना एक माहौल तैयार हो जाता है, इसमें एक मित्रवत हमारा जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन जाता है। उसमें क्या हो रहा है कि जैसे कोई आ रहा है, जैसे मान लो कोई इरिटेट होके भी आ रहा है, एनॉयड है, मतलब एंगर में आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उससे नॉर्मल व्यवहार करते हैं तो काफी हद तक वो नॉर्मल भी हो जाता है, फिर हम बात कर सकते हैं। हमने बातें की कि कम्युनिकेशन जब हमें बनाना है तो दोनों की मन स्थिति, दोनों का सोचने का तरीका एक जैसा होना चाहिए उस समय, तभी वो कम्युनिकेशन होता है। अगर आप एक शांत पानी है और उसमें एक पत्थर डालिए, छोटा सा कंकड़, तो देखा है कैसे विक्षोभ पैदा होता है, लहरें पैदा होती हैं। और ऐसे टाइम में आप कुछ भी उसके ऊपर रखेंगे, कागज की नाव रख के देखिए तो वो कैसे डगमगाने लगेगी। लेकिन नॉर्मल जब पानी था उसमें कागज की नाव देखिए तो किस तरीके से व्यवहार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि उसका मन कैसा है जब जिससे बातें कर रहे हैं। बातें करते समय हाथों के इशारों के स्थान पर आंखों की भाषा का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। उससे क्या है कि हमारा
हमारा जो कांटेक्ट है, जो हमारे मन के विचार हैं, बहुत अच्छे तरीके से सामने प्रदर्शित होता है। बाकी आवाज आ रही कहीं से? बात करते समय आंखें मिलाकर बात करनी आवश्यक है। इससे ये भी लगता है सामने वाले को कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हो, आप उसकी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हो। दूसरा, सम्मान की भावना भी दिखाता है। अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं, उधर उधर देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारी बातों में हमें सम्मान नहीं दे रहा है, या वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसे लग रहा है कि हम बात ही क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं आंखों में आंखें डाल के, तो हम एक भावना भी प्रदर्शित कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की, कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। दूसरा, हम आपकी बातों को समझते हैं, हम आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो आप कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो आप कह रहे हो। तो जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं मान लीजिए पेरेंट्स के साथ, और हम उनसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ठीक है, हमारी बात समझी सुनी जा रही है, उसको हम नोट कर लेते हैं और ठीक है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। टीचर्स के साथ भी जब डिस्कशन हो रहा है, तो उनसे भी आई कांटेक्ट बनाना है, और हमें अपने टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग देनी है कि आई कांटेक्ट बनाकर बच्चों से बातें करनी है, और जब भी पेरेंट्स हैं उनके साथ भी आई कांटेक्ट बनाना है। और दूसरा, जब बच्चों के साथ हम ये प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उनको भी आदत बनेगी, और ये हम आगे तक ये परंपरा लेकर जाएंगे। उसके बाद अपनी जो भी बातें हम करने वाले हैं, उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित करना बहुत आवश्यक है। बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करनी, छोटी छोटी बातों में बातों को खत्म करना है, और छोटे छोटे रूप में हो सकता है उसके बीच में आप कोई इंसिडेंट डाल दीजिए, कोई छोटी सी कहानी सुना दीजिए, हो सकता है उसके बीच में कोई छोटा सा अनुभव सुना सकते हैं, है ना, कनेक्ट करने के लिए। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, संवाद को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वही बोले जो हम कहना चाह रहे हैं, यानी कि पहले से ही सोच लीजिए, पहले से प्लान कीजिए कि हमें आप बोलना क्या है, किस विषय में बात करनी है। उसी विषय में एक बार में एक विषय पर चर्चा करने से फोकस आता है, ध्यान केंद्रित होता है, और समझ में आती है बातें। कई बार होता है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो 3-4 तरीके की बातें चल रही होती हैं, तो वो ना सिर्फ बातचीत हो जाती है, वो कहीं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जब भी मीटिंग्स करें, मीटिंग्स कॉल करें, है ना, जब भी हम सब लोग मिलकर बातें कर रहे हैं, तो एक एजेंडा होना चाहिए कि हम कौन कौन सी बातें करेंगे, है ना, उसके लिए कितना समय निर्धारित कर रहे हैं, इस बात के लिए हम कितना समय देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ज्यादा समय दे रहे हैं, कम इंपॉर्टेंट है थोड़े समय में बात करके खत्म करेंगे। तो हम जब प्लान करके बातें करेंगे कि एजेंडा है हमारे पास, और क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसका निष्कर्ष निकल रहा है, उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। तो इस तरीके से एक विषय पर ही चर्चा करनी है। क्लियर कम्युनिकेशन का ये एक बहुत इम्पैक्टफुल तरीका है। बोलते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी बात करें सकारात्मक रूप से, चाहे हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा, किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही, तो हम उनसे बात करते समय ये भी कह सकते हैं कि क्या हम और तरीके से बातें कर सकते हैं, क्या और शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है बात करते समय, है ना। ये जितने भी निगेटिव शब्द हैं, जितनी भी नकारात्मक भावनाएं, अगर हम उनसे दूर रहते हुए बातें करेंगे, तो हमारा संवाद भी प्रभावशाली होगा, और हमारी बात उसके मन तक पहुंचेगी कि मैंने शायद कुछ भी कहा, लेकिन इन्होंने प्रत्युत्तर इस तरीके से नहीं दिया कि मुझे बुरा लगे। तो वापस जाते जाते कई बार ऐसे ही होता है, जब लड़ाई होती है, कोई बात की जाती है, शांति होने के बाद 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन में ना कहीं फीलिंग आने लगती है कि मैंने गलत किया। अगर व्यक्ति सही है तो वो क्षमा भी कर सकता है, माफी भी मांग सकता है आकर। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करें कि शब्दों का बहुत चयन करें सोच समझकर, और आवाज की टोन को बहुत ध्यान रखना है टोन का जब भी बात कर रहे हैं। तो टोन जो होती है वो हमें कहीं ना कहीं, टोन सुनते ही हमारा ना मन दूसरे तरीके का हो जाता है। अगर कोई घर में घुसे और शोर मचाता हुआ, चिल्लाता हुआ, तो घर का माहौल कैसा होगा। और घर में कोई घुसे, है ना, मुस्कुराता हुआ, बातें करता हुआ, हंसता हुआ, तो घर का माहौल कैसा होगा। तो ऐसे ही हमें जितना भी हमारे चारों तरफ का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको बदलने में हमारी जो टोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो किस तरीके से हमें वातावरण को बदलना है, किस तरीके से हमें बातें करनी चाहिए, वो हमें सोचना होगा इस विषय में। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज, एक छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे हम बोले, महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ। इस वाक्य को कितने तरीके से बोला जा सकता है। हमारे सभी मित्र हैं,
एक एक अलग अलग तरीके से बोलने का प्रयास करेंगे। जी, कौन शुरू करना चाहेगा सबसे पहले? महेश, मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ। तो इसको अलग अलग तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं। जी दीप्ति जी, आप शांत हैं तब से। महेश, मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जा सकते हो। जी जी सौरभ जी। उसमें ये बोलना चाहेंगे, कारण के साथ बताना चाहेंगे जी कि बाहर से बहुत शोर हो रहा है, प्लीज दरवाजा बंद कर। प्लीज दरवाजा बंद कर दो महेश, प्लीज दरवाजा बंद कर दो, है ना। दोनों में रिक्वेस्ट है। दीप्ति जी ने भी बोला उसमें रिक्वेस्ट है, आपने भी बोला रिक्वेस्ट है, और कारण भी है कि क्यों बंद कराना चाह रहे हैं, है ना। वरना उनको ये लगेगा कि दरवाजे ही क्यों बंद कराना चाह रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, है ना। तो दो बातें हो गई जी। और कोई मित्र? विवेक जी, रजनीश जी, अमित जी। महेश जी, मेरे रूम का दरवाजा बंद कर दो। महेश जी, मेरे रूम का दरवाजा बंद कर दो। जी जी अनिल जी। महेश जी, क्या आप मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाएंगे? जी, सभी के अंदर रिक्वेस्ट है ना अभी तक, है ना। और अगर हम बोले महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, ये क्या था, ऑर्डर, है ना, टोन बदल गई ना। सर बिना रिक्वेस्ट के दरवाजा बंद नहीं होगा। फिर नहीं होगा। जी राजेश जी बोल रहे बिल्कुल ठीक बोला। तो बिल्कुल है, रिक्वेस्ट मोड है। महेश मेरे रूम का दरवाजा बंद करके जाओ, है तो वो सोचेगा पता नहीं क्या हुआ, है ना। एक टोन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि उस ऑड लगे, एक टोन ऐसी भी नहीं हो कि कर्कश लगे। एक कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट वाला मोड होना चाहिए। प्लीज आप डोर क्लोज कर दो, है ना, जाते टाइम प्लीज आप डोर क्लोज कर देंगे क्या, है ना। ऐसी बात करेंगे ना तो एक तरीका होता है एक बात कहने का। काम वही करा रहे हो आप उनसे, है ना, काम हम वही करा रहे हैं, लेकिन हमने एक उसका तरीका बदल दिया। हम कुछ भी दे रहे हैं, बट हमारा जो रैपर है ना, जो पैकेजिंग है, वो इतनी अट्रैक्टिव हो गई ना कि बस मजा आ गया। तो ये जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, जब भी हम कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कुछ भी हम किसी को देने जा रहे हैं, है ना, ऑफर कर रहे हैं, उसका जब पैकेजिंग जो है ना, वही बस बिक रही है आजकल। आप देखो ना, बिल्कुल, है ना, चाहे उसके अंदर कुछ भी ना हो, है ना, लेकिन जब पैकेजिंग अट्रैक्ट करती है ना किसी को भी, बच्चों को या लोगों को परचेजिंग करने के लिए अट्रैक्ट कर देती कि ना पैकेजिंग बड़ी जबरदस्त है। अब मुझे पता है अंदर 5 रुपए की चीज है, लेकिन नहीं, बस लेनी है। तो क्या है ना, हमें वो पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देना है कि किस तरीके से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। बोलने में कठिन शब्द, इनका हमें अभ्यास करते रहना है। बच्चों के साथ भी, शिक्षकों के साथ भी, एक छोटा सा ना डेली या कभी ना कभी 5 मिनट 3 मिनट का ना ऐसा होना चाहिए। पहले बहुत होता था, हमारे बचपन में सिखाया बोला जाता था कि ना कठिन तरीके से बोलना है ना। जैसे ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, है ना, रिडल टाइप ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती थी। उसमें क्या होता था कि जैसे अनुप्रास अलंकार वाले हैं ना, यमक यमकते नहीं, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, जाता है जा पाए थे बोराए, जा खाए थे बोरा, है ना। तो क्या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें थोड़ा अलग अलग तरीके से बोलने का प्रयास किया जा रहा है। टंग ना सॉफ्ट हो जाती है जब हम बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी टंग ना सॉफ्ट हो जाती है। और हमें जब बोलना होता है हिंदी या इंग्लिश, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, तो टंग ना सॉफ्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रश्मि जी को नींद आ गई, इतना बोर था आज का करेगा। मोमबत्ती के सामने फूक मोमबत्ती के सामने फूंक मारने का प्रयास कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो कंठ है, जो गला है, वो स्ट्रांग होता है, उसकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, है ना। इससे हमारा जो बोलने का बेस है ना, वो बहुत बढ़ता है ना, बातें बातों में प्रभाव पड़ता है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। 1 से 10, 10 से 1 तक की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से गिनती से आप अभ्यास कीजिए, कराइए बच्चों के साथ, है ना। ज्यादा बच्चे, कई बार हम बहुत सारे अभ्यास करते हैं तो बच्चे 30 से भी शुरू हो जाते हैं, 40 से भी शुरू हो जाते हैं, मजा आने लग जाता है ना। तो क्या है ना, हमें तो उस टाइम उनको किसी तरीके से अभ्यास कराना है। बच्चे किसी भी तरीके से करें। कई बार बच्चे ना बहुत ही अलग अलग तरीके से निकाल के ले आते हैं तरीका कि नहीं हम ऐसे करेंगे सर। बिल्कुल कीजिए, करना है, अभ्यास इंपॉर्टेंट है। अपनी खुद की आवाज को रिकॉर्ड करके सुने। बहुत ही अजीब होती है अपनी आवाज सुनना, लेकिन सुननी है।
रिकॉर्ड करके देखिए। फिर उसके अंदर क्या होता है कि जब हम आवाज को रिकॉर्ड करके सुनते हैं ना, तो हम अपनी आवाज को ना इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारी आवाज में टोन में कहाँ कमी रह गई थी, या टोन कहीं ऊपर नीचे थी, कोई शब्द ऐसा है जो हम सही से नहीं बोल पाए, उसको किस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो हमें खुद भी करने हैं, हमें अपने शिक्षकों के साथ भी कराने हैं, और हमें बच्चों को भी कराने हैं। इससे क्या होता है कि जो बोलने का तरीका है, जो हमारी जो बोली है, जो हमारी जबान है, वो स्ट्रांग होती है, हमारा हमारा जो प्रभाव है वो पड़ता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं संवाद के लिए। तो ये अभी तक हमारी तरफ से था, और अगर आप लोग कोई भी अपनी तरफ से कुछ बात रखना चाहें, कुछ भी आपको लगे कि इस कार्यक्रम में आपने सीखा या समझ में आया, या कोई ऐसा पॉइंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बता सकते हैं। अभी हमारे पास 4-5 मिनट हैं वार्ता करने के। जी जी सर, रजनी जी। हम सब लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में एक नोट शीट बनती है, कोई भी काम होता तो कहने लगते ना नोट शीट बन गई। जी। तो हमें प्रत्येक काम की नोट शीट बनानी चाहिए ऑफिस में, और नोट शीट को शाम को पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बच्चा आता, उसने कहा एडमिशन होना, तो उस पर लिखा जाएगा इस बच्चे का एडमिशन होना, क्या दस्तावेज चाहिए, इसने क्या दिया, फिर हमने इसकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, फिर हमने इसमें शाम को क्या काम किया। ये पूरी सरकारी ऑफिसों में एक नोट शीट चलती है। हमारे सब लोगों को वो नोट शीट बनानी चाहिए प्रत्येक कार्य की, प्रतिदिन। मतलब चाहे एडमिशन हो, चाहे टीसी हो, या आप किसी टीचर की ड्यूटी लगाते हैं या कुछ भी करते, तो प्रत्येक चीज की जब नोट शीट बनेगी और शाम को आप उसका अध्ययन करोगे, उस पर आप साइन करोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें वास्तव में दिन भर में क्या हमसे किस किस ने अपेक्षाएं की हैं, हमने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ कौन सा काम है। हम तो ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। तो ये जो समय है, आपने जितनी बात कही उसमें भी यही बात कहीं ना कहीं आई कि हमें दिन भर अपना रिव्यू लेना चाहिए। तो वो एक नोट शीट जो होती है, वो एक रिव्यू लेने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। जी। अच्छा, दूसरा कि जैसा आज आपने ट्रेनिंग ली, ऐसा हम ये मान के चलिए आपकी पूरे सब लोग, जैसे हम सोचेंगे कि हमें अपने यहाँ के सभी विद्यालयों के साथ में कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा। लेकिन जितने लोग हम आप हैं यहाँ जुड़े हुए हैं, कम से कम इतने लोगों में हर 3 दिन में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जिससे हमें क्या दिक्कत है और उनको क्या दिक्कत है वो सब सामने आती है। होता यह है जैसे इस मीटिंग लेगा तब हम बात करेंगे, तो समय बहुत सीमित रहता, आप बहुत कम बात कर सकते इसमें। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी उपलब्धि आएगी हमारे आपके सभी विद्यालयों में। तो ये निश्चित रूप में ये 2 चीजें होनी चाहिए। और कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए हम फिर कभी कहेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा सर। हम तो चाहते हैं कि अभी जब एडमिशन का दिन समय चल रहा है, अभी हम लोगों का क्या होता कि ये सीजन चल रहा है कोई तो इस समय पे तो हम चाहते कि रोजाना आपसे आधा घंटे कम से कम शाम को डिस्कशन हो, आपके साथ में बैठे, आपसे हर चीज की समस्याओं के बारे में बताएं, सब लोग बताएं, नए नए आइडिया मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला। और ये जो आपकी पीपीटी बनी है ये सर, ये ग्रुप में जरूर शेयर करना आप, और पीडीएफ में करना, जिससे हम प्रिंट निकाल लेंगे इसको। जी जी नीरज जी शेयर कर देंगे। जी बहुत बहुत अच्छा लगा रजनी जी। और कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब आपस में मित्र हैं और एक दूसरे से चर्चा करते रहना चाहिए, अपने अपने जो भी चैलेंजेस आते हैं बताते रहना चाहिए दिन में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से, और आपस में चर्चा करने से ही संवाद स्थापित होता है। तो कम्युनिटी सर जी, जैसे रजनी सर ने कहा नोट शीट बनाने का, क्या ऐसे हम लोग डायरी भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे डायरी में लिखते जाएं? हाँ जी सर, डायरी में नहीं सर, डायरी और नोट शीट में एक अंतर है। डायरी आप लिखेंगे, नोट शीट आपका जिस कर्मचारी से होके आएगी और जहां लास्ट में पहुंचेगी वहां तक की होगी वो नोट शीट। तो उसमें सारा कुछ आपके पास लिख के आएगा शाम को, आपको अकेले कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। इनका हाँ, उसमें ये भी रहेगा कि सबकी नॉलेज में रहेगा शिक्षकों के। हम इसको इस तरीके से समराइज कर देते हैं। इस तरीके से रजनी जी का विचार ये आइडिया ये है कि एक पेपर होने चाहिए बहुत सारे सभी के पास, जो जो कार्य कर रहे हैं जो
वो अपना कार्य वहां पर लिखते जाएं और वो बाद में शाम को सबमिट कर दें इनके पास, जिससे कि रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या हुआ था, हमने क्या क्या किया था, या क्या और करने की आवश्यकता रह गई है। और वो एक व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए कोई फार्म लेता, वो उस नोट शीट पे लिखेगा मैंने फार्म लिया, फिर मैंने इससे ये चर्चा की, फिर अगला जाएगा तो उसने ये काम किया उस नोट शीट पे। 800 में इस टाइप से नोट शीट लिखी जाती, तो सबका निर्णय का जो कार्य है वो आपके सामने आएगा और सबने जो किया वो सबको पता चल जाएगा, तो ये उससे सब में निखार आएगा। जी, इसमें अपॉर्चुनिटी तो जरूर आएगी, गैप तो निकलेंगे ही सोच विचार में, सभी के कार्य करने के तरीके भी अलग अलग नजर आएंगे कि स्टैंडर्ड नहीं है, सब अपने अपने मन से कर रहे हैं कार्य, तो स्टैंडर्ड होने चाहिए ना। जो भी स्कूल का प्रबंधन है वो आपने जो डिसाइड किया है उसी तरीके से होना चाहिए। अगर बदलाव की आवश्यकता है तो मीटिंग होगी, जब बदला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसका मन आया वो बदलना शुरू कर देगा, तो उससे क्या स्टैंडर्डाइज। जी सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सौरभ जी। सर क्वेश्चन पूछना चाहता जी। मेरा क्वेश्चन है कि सर कई बार क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में, किसी से लंबे समय से कोई बात नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, अब कम्युनिकेशन शुरू करना है तो इनिशियलाइजेशन मतलब वो भी नहीं ले रहा है सामने वाला, हम भी नहीं ले रहे हैं, तो उसको कैसे बिगिन करना चाहिए? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि क्या आप करना चाहते हैं कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश, आप उनका वेट क्यों कर रहे हो? वहाँ ईगो है क्या? तो ईगो, अगर आपको रिलेशनशिप का वैल्यू है और आप चाह रहे हो तो स्टार्ट कर दीजिए, तो उसमें क्या बुराई है। और अगर आप खुद ही नहीं चाह रहे करना तो वो कर लेंगे तब भी नहीं होगा सफल। तो मैं कितना तैयार हूँ किसी भी रिलेशनशिप को आगे ले आने के लिए, शुरू करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट। अगर मेरा मन कहता है कि मैं ये ठीक रहेगा रिलेशन, तो आप शुरू कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल को ये भी हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना करे, लेकिन आपके मन में ये गिल्टी नहीं रह जाएगी कि मेरी वजह से खराब हुआ। वो प्रयास हमें करते रहना चाहिए, चाहे वो मित्र हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो अभिभावक हैं, किसी भी तरीके से प्रयास हमें अपनी तरफ से करते रहना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे हम बहुत छोटा सा एग्जांपल देंगे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो हम मैसेज भेजा करते थे पहले, तो कोई जवाब नहीं आता था, करीब 40-50 लोगों को भेजते थे, 1-2 का जवाब आता था, और हम सबको भेजते रहते थे। लेकिन जब मिले 2-3 लोगों से, तो वो कहते भाई ये है वो दीपक मेरे मित्र हैं जो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं, देखो मैंने तुम्हें भेजे। तो हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम भेजना छोड़ देते तो रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता, और ये आज हमारी वैल्यू कर रहे हैं वो भी नहीं होती। तो कई बार हमें ईगो नहीं आती, लेकिन काम चल रहा होता है, तो हमें करते रहना चाहिए, सिंपल है। थैंक यू सर। जी, और कोई मित्र? बाकी एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा तो आप अवश्य भरिएगा, उसमें क्या और हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सेशंस में, वो आप भरिएगा, और कैसा रहा सेशन बताइएगा। हमें दोनों तरीके के फीडबैक अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव से मोटिवेशन मिलता है, नेगेटिव से इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छा करने का, तो दोनों तरीके का अवश्य दीजिएगा। और अगर किसी मन में कोई और विचार है, कोई बात करना चाहे तो करते, फिर सेशन क्लोज करते, टाइम हो गया जी। अच्छा, ओपन टाइप, ठीक है, नीरज जी से बात कर लेते हैं इस विषय में। हाँ जी, ठीक है नीरज जी, सत्र समाप्त कर सकते जी हैं। सर। जी सर। आज तक टाइम भी हो चुका है, और जो भी कल एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया जाएगा, जो भी इसका से जो भी क्वेश्चन हो आप फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आप उसमें कर सकते हैं। और समय भी हो चुका है, इसी समय के साथ सेशन की समाप्ति की ओर जाते हैं, और 4 पंक्तियों के साथ मेरी भावना का बात वाचन करके सभी संचालकों से निवेदन है कि प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय।
जो मोह माया मान मद सर मदन मर्दन वीर है, जो विपल विग्रो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ सभी संचालकों को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय